Good morning, everyone. So, in this lecture of Indian economy, we are going to start financial market topic of the Indian economy sector. So, basically, before starting this lecture, financial markets wala, we will discuss three very important terms. One is investment, savings, and capital. Now, see, saving is the proportion of income which is not consumed, and interest is an reward. Interest is a reward for the सेविंग. हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, हमें उसके लिए क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और ये हमारा क्या हो गया? सॉर्ट ऑफ रिवार्ड हो गया. व्हेन दीज सेविंग्स, जो सरप्लस है, व्हेन दिस इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, जब इसको हम क्या करते हैं, सेविंग को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. ये क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? जब सेविंग को कैपिटल में कन्वर्ट किया, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो कैपिटल है क्या एक्चुअल? सेविंग को कैपिटल में कन्वर्ट करने को, ठीक है, सेविंग को कैपिटल को में कन्वर्ट करने को तो हमने इन्वेस्टमेंट बोल दिया, बट एक्चुअल में कैपिटल क्या है? नो सी, कैपिटल इज द वेल्थ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर वेल्थ. फर्दर वेल्थ. देखो, आपने एक बुक का नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड. रिच डैड पुअर डैड. तो इस बुक में यही चीज बताई गई है कि कुछ क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को, जो अपनी सॉर्ट ऑफ सेविंग है, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं. मतलब अपने पैसे को वो यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग फर्दर वेल्थ. तो रिच डैड का जो मेन काम था, इस बुक में उन्होंने यही चीज बताई गई है कि रिच डैड रिस्क भी ले रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है, हर एक चीज को देख रहा है. उसका मेन मकसद क्या है कि जितना भी मेरे पास पैसा है, उसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट करूं, इन्वेस्टमेंट उसकी करूं मैं मैक्सिमम, ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो. और वो इन्वेस्ट करता है एसेट्स में. देखो, दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है एसेट्स, एक होती है लाइबिलिटीज. एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीज़ें हैं जो फर्दर हमें हेल्प करती हैं फर्दर कैपिटल जनरेट करने के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए. लाइबिलिटी वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करते भी हैं तो हमें उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा, नुकसान ही होगा. एसेट्स फॉर एग्जांपल, आप किसी एजुकेशन में आप खर्च कर रहे हो, अपने स्किल डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हो, ठीक है. लाइबिलिटी मतलब वो सब चीज़ें जहाँ फॉर एग्जांपल आपने कोई अभी गाड़ी ले ली, ठीक है, बट वो सॉर्ट ऑफ आपके लिए लाइबिलिटी ही है, क्योंकि हाँ, अगर तो उसको यूज करके फर्दर वेल्थ क्रिएट कर रहे हो तो वो एसेट है. अदरवाइज जनरली ये सब चीज़ें, ठीक है, जो ब्रांडेड क्लॉथ्स हैं, ये क्योंकि इनसे आप फर्दर जो अपने वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे, तो ये सारी हमारी चीज़ क्या है, हमारे लिए ये लाइबिलिटीज है, ठीक है. सो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट लिंक करती है सरप्लस को डेफिसिट के साथ. सरप्लस किस चीज का? किसी के पास कैपिटल सरप्लस में है, किसी के पास ये क्या है, डेफिसिट में है कैपिटल. इन दोनों को लिंक करती है जो, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट. क्योंकि फाइनेंशियल मींस बेसिकली यहाँ पे कैपिटल की वो बात कर रहे हैं. व्हेन अ मार्केट कनेक्ट द सरप्लस कैपिटल विद द डेफिसिट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट. सो इसमें फाइनेंशियल मार्केट में वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो क्या करती हैं, लेंडिंग करती है फंड्स की. लेंडिंग करती है फंड्स की, स्पेशली किसके लिए? बिजनेस एंटरप्राइजेस. बिजनेस एंटरप्राइजेस, इवन के जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनके लिए भी ये चीज करती है, ठीक है. अभी ये जो लिंक हो रहा है, बाई हो रहा है या सेल हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल
मार्केट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इनका सेल परचेज होता रहता है, एक्सचेंज होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपली फाइनेंशियल मार्केट, राइट। अभी फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या होता है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, कैपिटल की फॉर्मेशन, कैपिटल की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, देखो यहाँ पे 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो जो बिग जो फॉर एग्जांपल कोई इंटरप्राइजेज है, कोई पोजीशन है, वो क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद वो क्या करते हैं, अकमुलेट करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और भी ज्यादा, और फाइनली उस चीज को क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है आगे जाके, ठीक है। कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सेव, अकमुलेट और फाइनली उसको क्या किया जाता है, जो इन्वेस्ट किया जाता है। अब जब भी कैपिटल मार्केट होगी, जब फाइनेंशियल मार्केट्स होंगी, तो उससे क्या होगा कि लोग अपने पास जो कैश है, ठीक है, अपने पास जो कैश होल्डिंग है उसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वो अभी क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, उनको फर्दर प्रॉफिट होगा, फर्दर उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो रिच डैड पुअर डैड में एक एग्जांपल भी दी रखी थी कि न्यूयॉर्क को जब इन्होंने उस टाइम पे खरीदा था, तो वो कोई अराउंड 14, 15 और $20 में उन्होंने न्यूयॉर्क को खरीद लिया था। बट तब, ठीक है, जब इस न्यूयॉर्क को खरीदा गया था, अगर उसको हम उस बुक में बताया गया है कि 8% इंटरेस्ट रेट पे उसको इन्वेस्ट किया गया होता, तो आज उसकी जो वैल्यू होती तो बहुत ही ज़्यादा होगी। जितनी आज खुद उसकी वैल्यू है ना न्यूयॉर्क की, उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा उसकी क्या होती, वैल्यू होगी। कितने ट्रिलियन डॉलर्स ये अभी तक के जो इन्वेस्टमेंट थी वो बन जाती, ठीक है। सो यही बेनिफिट है कि एक तो जो हैबिट है ना लोगों की, उसको इनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड द लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी को, क्योंकि यहाँ पे जो एसेट्स है, एसेट्स को कोई भी, किसी के पास कोई एसेट है, फाइनेंशियल एसेट्स है, वो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, क्विकली कर सकते हैं बिना किसी लॉस के, क्योंकि अभी जो किसी एसेट की वैल्यू है, ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी। एंड फाइनेंशियल मार्केट क्या इंक्रीज करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस को पैसा मिलता है, ठीक है, वो अपना काम है जो वो करते रहते हैं, उनका किसी भी तरह का कोई जो कैश फ्लो की उनको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स आर देयर जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती रहती है। जिसके पास डेफिसिट है उसको कैपिटल मिल जाती है, जिसके पास सरप्लस है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके फर्दर जो और बेनिफिट उठा सकता है। सो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग पे डिपेंड करेगी कि फाइनेंशियल मार्केट्स उस कंट्री की कैसे बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हांगकांग, सिंगापुर, जापान, देखो ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, मलेशिया, ठीक है, वियतनाम, तो यहाँ पे देखो स्पेशली सिंगापुर और हांगकांग, मतलब आप मान के चलो कि इनका मेन जो काम है वो फाइनेंशियल मार्केट्स की वजह से ही चल रहा है, इतना ज़्यादा ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। स्पेशली अभी तो दुबई भी इस केस में बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि वहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छे से उनका क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, रैपिड कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, और इससे क्या है जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो रहा है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स के ये तो थे बेनिफिट। एक तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है,
ठीक है, लोग अपनी जो कैश होल्डिंग है उसको रिड्यूस करते हैं, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है मार्केट में और प्रोडक्टिविटी लेके आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, बहुत सारी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, और एक जगह पे अगर डेफिसिट है तो एक जगह पे सरप्लस है, उन दोनों को लिंक करके एक क्या है, एक फ्लो जनरेट कर रही है, जिससे बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है किसी भी कंट्री की। सो भी फाइनेंशियल मार्केट्स की हमने बात की, तो फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज मनी मार्केट, ठीक है, और एक है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, राइट। सो मनी मार्केट वो मार्केट है यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ट्रेड किया जाता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट वो चीज है, वो मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, ठीक है। सो इन सेपरेट लेक्चर we will discuss the money market, in this lecture we will discuss the capital market, right? So लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, और फर्दर हम कैपिटल मार्केट को अभी दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इक्विटी मार्केट, आप बहुत जगह पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये टर्म्स पढ़ोगे डेली बेसिस पे, इक्विटी मार्केट, एंड सेकंड इज डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट। अभी ये इक्विटी क्या है, देखो जहां पे उस मार्केट पे यहाँ पे कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनके जो शेयर हैं इनको खरीदा जा बेचा जाता है, कंपनी के शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स को खरीदा जा बेचा जाता है। जहां पे नए शेयर्स कंपनी के खरीदे या बेचे जाते हो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जहां पे ओल्ड शेयर्स को, जैसे सपोज करो आपने शेयर ले लिया, उसको आप रीसेल या रीपरचेज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, राइट। सो इक्विटी में समझ गए, इक्विटी में किसका मतलब होता है, बॉट होता है और सोल्ड होती है जो शेयर्स वगैरह, ठीक है, कंपनी के शेयर है, उन्होंने अब कंपनी के शेयर बेच दिए, सपोज करो एक शेयर की वैल्यू है 1 लाख, तो उन्होंने 100 शेयर जो थे उनके पास, ठीक है, परसेंटेज की बात करूँगा, सपोज करो किसी ने 1%, 2% उसने बेच दिए, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विटी मार्केट। सो नेक्स्ट है डेट मार्केट। तो डेट मार्केट मतलब आप समझते हो डेट क्या मतलब कहता है, उधार। अभी यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, कंपनी ने बोरो करना है, उन्होंने, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के पास, कईयों के पास क्या है, कैपिटल है, ठीक है, और कंपनीज को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। सो यहाँ पे वो क्या करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यहाँ पे ना वो शेयर वगैरह नहीं अपने अभी बेच रहे, वो सॉर्ट ऑफ उनको कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं कि, और यहाँ पे भी दो तरह की वो मार्केट है, एक तो है प्राइमरी डेट मार्केट, यहाँ पे जो सेल और परचेज होती है, ठीक है, जो फ्रेश है नए डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से इक्विटी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल और परचेज होती है जो प्राइमरी डेट मार्केट में न्यू वालों की, और एग्जिस्टिंग डेट इंस्ट्रूमेंट की सेल परचेज वो होती है सेकेंडरी डेट मार्केट में। और ये सारी जो सेल परचेज होती है वो थ्रू स्टॉक्स होती हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा होती है, इसको बोलते हैं स्टॉक ट्रेडिंग। तो यहाँ पे दो तरह के स्टॉक्स में दो तरह की जो ट्रेडिंग होती है, वन बाय कैश, ठीक है, कैश होती है, इसको बोलते हैं कैश ट्रेडिंग। सेकंड होती है थ्रू, एक होती है डेरिवेटिव वर्ड आपने मतलब सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो
बायर है वो प्लेज कर रहा है कि मैं खरीदूंगा ही, इस चीज को खरीदूंगा। तो डेरिवेटिव भी दो तरह के होते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्यूचर डेरिवेटिव। फ्यूचर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे ऑब्लिगेशन होती है कि आज जो डील हो गई फर्दर एक टाइम पे आके उसको खरीदना ही पड़ेगा जितने में ये सारी सेटलमेंट हुई है। एक होता है डेरिवेटिव में ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है कि उसके पास ऑब्लिगेशन है कि वो खरीदना चाहेगा या नहीं खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो ये है, ये हो गया डेरिवेटिव। एक होता है डिबेंचर, एक होता है डिबेंचर। अभी डिबेंचर में क्या है, डिबेंचर है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी yielding a fixed rate of interest, fixed rate of interest। तो यहां पे क्या है, लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हम डिस्कस करेंगे क्या है। सिक्योरिटी समझ गए कि किसी के पास एक्चुअल में ये सिक्योरिटी है कि उसकी जो पेमेंट है उसको मिलेगी मिलेगी जो उसने इन्वेस्टमेंट की है। बट ये क्या है, यहाँ पे डिबेंचर क्या है, एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटी है, और ये फिक्स रेट ऑफ उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा अगेंस्ट एसेट्स, अगेंस्ट एसेट्स, डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, इसमें उसको फिक्स रेट ऑफ क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये डिबेंचर दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वर्टिबल और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है। एक होता है कन्वर्टिबल और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल। तो कन्वर्टिबल का यहाँ पे मीनिंग ये है कि जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो फर्दर जाके इक्विटी या शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। कन्वर्टिबल मतलब कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इक्विटी या शेयर में। एक होता है नॉन कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो ये है डिबेंचर। अभी जो इंडियन कैपिटल मार्केट है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जो फंक्शनिंग है वो कैसे होती है, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ही होती है, ठीक है। और इंडियन जो कैपिटल मार्केट है इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। इसको कौन सारा ऑपरेट करता है, इंडियन कैपिटल मार्केट को सेबी सारी रेगुलेट करती है। सो नेक्स्ट है जी आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। अब कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जनरली सिक्योरिटीज की सेल परचेज होती है। देखो सेबी की फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटीज, इसमें ना सिक्योरिटी में एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज, गिल्ट एज सिक्योरिटीज। अब ये गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या है, वो सिक्योरिटीज वो सारी चीजें जहां पे, ठीक है, ये सिक्योरिटी को ओन कौन कर रहा है या फिर सिक्योरिटी को इशू कौन कर रहा है, वो से इशू यहाँ पे कर रहा है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर जो लोकल बॉडीज है वो यहाँ पे ये सारा क्या कर रहे हैं, सेल और परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, राइट। सेल और परचेज, जस्ट अ मिनट। सो वी वर डिस्कसिंग कि गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होता है। सो गिल्ट एज सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज या जो बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इशू करते हैं और लोकल बॉडीज इशू करते हैं, उसको हम बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। गिल्ट एज जो सिक्योरिटीज हैं, दीज आर दी सिक्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे सबसे कम
रिस्क होता है, बट यहाँ पे लीस्ट रिटर्न होता है। ऑब्वियसली जहाँ पे रिस्क भी सबसे कम होगा वहाँ पे जो रिटर्न है वो भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि लीस्ट रिस्क क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद, वो गवर्नमेंट ने इशू किया है तो गवर्नमेंट थोड़ी डिफॉल्ट करेगी, राइट। तो गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट इसको कभी डिफॉल्ट नहीं करती, तो इसको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। सेकंड फॉर्म इसमें आ गई कॉरपोरेट सिक्योरिटीज। कॉरपोरेट सिक्योरिटीज, देखो अभी क्या होता है, सिक्योरिटीज या बॉन्ड ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम और लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सपोज करो कि एक बॉन्ड है, उस पे उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है। तो एक इस तरह के बॉन्ड भी होते हैं जहाँ पे अगर आपने अभी परचेज कर लिया, फेस वैल्यू इसकी 100 है, तो 100 रुपीज़ में आपने परचेज कर लिया, और उस पर टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा। सो 8% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है वो खरीद सकते हो, और बाद में उसको मतलब सेल भी कर सकते हो, किसी और को भी सेल कर सकते हो, खुद भी मतलब अपने पास भी रख सकते हो, जब आपका मन हो तब वो सेल कर सकते हो, और आपको उसके बेसिस पे रिटर्न मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ डिस्काउंट करके मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, बट वो आप खरीद रहे हो उसको 92 रुपीज़ में, 92 रुपीज़ में आप उसको खरीद रहे हो, बट उसकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ है। जब भी आप उसको बेचना चाहोगे तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से भी वो चीज़ें चलती हैं, राइट। तो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, देखो ये सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जो कोई कॉरपोरेट सेक्टर उसको इशू कर रहा है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर, डिबेंचर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती हैं उसके बॉन्ड्स होते हैं। तो कॉरपोरेट सेक्टर में जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं उसको बोलते हैं हम कॉरपोरेट सिक्योरिटीज। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल शेयर्स इशू बाय म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, अंडर देयर इनकम ग्रोथ एंड टैक्स प्लानिंग स्कीम्स, ठीक है, सच एज यूटीआई, मास्टर फंड्स, काफ़ी तरह से ये चीज़ों को वो ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली इनको क्या चाहिए, इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड इशू करेंगे, जो डिबेंचर्स, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इशू करेंगे। और यहाँ पे इनको कैपिटल चाहिए। जब आप खरीदोगे तो आप इसमें क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल समझ गए सभी क्या है, ठीक है, फंड है एक। अभी इस फंड में क्या होता है कि अलग अलग तरह की क्या आ रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। तो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आईसीआई का है या एचडीएफसी का है, सब लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी ये म्यूचुअल फंड है, सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड हो गया। एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर है, और ये फर्दर क्या कर रहे हैं, इस फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर कुछ अपना शेयर लेता है। फॉर एग्जांपल उसने 2% शेयर ले लिया, जितना भी बेनिफिट हुआ, और आप सभी को भी यहाँ पे जितने जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया उनको भी फर्दर क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हमारा जो आइडल जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, ठीक है, जो हमारी जो सेविंग है, उससे हम फर्दर और क्या कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। तो इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड 1994 में यहाँ पे जो ट्रेडिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। इनका एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स इसको बोलते हैं निफ्टी 50, निफ्टी 50, ठीक है। जो निफ्टी क्यों बोलते हैं, मतलब नेशनल इंडेक्स 50,
ठीक है, नेशनल इंडेक्स 50, तो इसको निफ्टी बोलते हैं। और 50 यहाँ पे जो जनरली जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं उनकी ये बात कर रहे हैं। इसको कब लॉन्च किया गया था? 1996 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे अराउंड 22 सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के, इतने सेक्टर्स को कवर किया जाता है। जो बाकी के इंडेक्स, ये तो 50 कंपनीज की बात कर रहे हैं निफ्टी 50, और इंडेक्स भी हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी 500, निफ्टी 500 और निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। यहाँ पे वो फर्दर जो इन कंपनीज के बाद जिनका नंबर आता है, पोटेंशियल है, जो फर्दर यहाँ पे भी मूव कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज भी हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हैं, उसने रिसेंटली रिप्लेस कर दिया था HPCL को, और वो यहाँ पे अभी शिफ्ट हो गई, ठीक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इनको रिप्लेस करके, HPCL को रिप्लेस करके यहाँ पे। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 वो है, पोटेंशियल इंडस्ट्रीज है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनकी फर्दर इंक्लूजन हो सकती है यहाँ पे। तो जो इसका प्लेस रहता है ऑल ओवर, अगर वर्ल्ड में देखें तो 11th और 12th नंबर पे जनरली ये रहती है। अगर इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 2.7 ट्रिलियन टू 2.9 ट्रिलियन का ये ट्रेड वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। अगर अप्रैल की हम जो फिगर्स देखें, एक इन्होंने और इंडेक्स लॉन्च किया था, NSE इमर्ज, NSE इमर्ज, इसको उन्होंने लॉन्च किया था 2012 में। और ये इनिशिएटिव लिया था इन्होंने SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, या फिर जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ पे क्या था कि ये जो कंपनीज है, ये स्टार्टअप्स हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये लिस्ट कर सकते थे ऑन NSE के ऊपर लिस्ट कर सकते थे। देखो, NSE को लिस्ट करने के लिए ना जनरली रिक्वायरमेंट होती है IPO की। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कोई कंपनी को लिस्ट करना है तो IPO उनको अपना लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, IPO वगैरह लॉन्च करना किसी स्टार्टअप के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ निकाली, NSE इमर्ज 2012 में। यहाँ पे जो SMEs हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, वो लिस्ट कर सकती थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर विदाउट इशूइंग देयर IPO, ठीक है। तो रिसेंटली अभी जो अगस्त 2020 के तक अभी 200 प्लस जो कंपनीज हैं वो लिस्ट कर चुकी हैं ऑन SME प्लेटफॉर्म। अराउंड 2013 में इसकी सही फंक्शनिंग हुई थी, तो विद इन 7 ईयर्स 200 प्लस जो कंपनीज हैं वो इस पे ऊपर लिस्ट कर चुकी है, राइट। तो जो निफ्टी 50 है, इसमें सबसे जो मेजर वेटेज है, अगर हम इंडेक्स की बात करें निफ्टी 50 की, ठीक है, इसके इंडेक्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज को जो वेटेज है वो 40% दी गई है, एनर्जी को वेटेज है वो 15% है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को 12% है, कंज्यूमर गुड्स इसको 7% है, ऑटोमोबाइल्स 6%, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड जो सीमेंट इसको है 5%, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं इसको 2% है, ठीक है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इसको 2% है। ये कंपनीज इस सेक्टर को मतलब इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो मेजर आपने मतलब याद रखना है, सारे नहीं याद रखने, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर को 40%, एनर्जी को 15%, जो IT सेक्टर है इसको 12% है, कंज्यूमर गुड्स को 7%, ऑटोमोबाइल को 6%, ठीक है। तो सिमिलरली सिगरेट्स वगैरह को इन्होंने 4%, जो सिगरेट की इंडस्ट्री है ये सारी, इसको 4%। तो इसमें जनरली इन्होंने 13 सेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रखा है, 13 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। और यहाँ पे जो वेटेड एवरेज है वो 50 कंपनीज की है, 50 कंपनीज है, 13 सेक्टर को लिया है, उसके अकॉर्डिंग वेटेज दिया हुई है, और उस अकॉर्डिंग ये क्या है, इंडेक्स निकालते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की।
इसके बाद है हमारी आती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 9 जुलाई 1975 को मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका मार्केट कैप अभी कितना है, यूएसडी 2.1 ट्रिलियन डॉलर, 2.1 बिलियन, जो 2.1 ट्रिलियन डॉलर, राइट। तो ये मार्केट वैल्यू है जहाँ पे इतना ज़्यादा इसमें क्या होता है, ट्रेड होता है। तो अभी अगर इनके इंडिसेस देखें वो कौन से, एक तो है बीएसई सेंसेक्स। सेंसेक्स आपने सुना होगा, मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है, सेंसिटिव जो इंडेक्स है, ठीक है। एंड एक इसका और भी है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500, ठीक है। सो सेंसेक्स क्या है, ये है फ्री फ्लोट मार्केट वेटेज, फ्री फ्लोट मार्केट वेटेज स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। यहाँ पे जो कंपनीज कितनी है, 30 कंपनीज है। निफ्टी 50 में 50 थी, यहाँ पे 30 जो है कंपनीज है, जो वेल एस्टेब्लिश एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है। ये 30 कंपनीज है जो, ठीक है। फर्स्ट जो इनका इंडेक्स का पब्लिश कब किया था इन्होंने, 1986 में, ठीक है। और इन्होंने बेस ईयर इसके लिए रखा था 1978 to 79, ठीक है। एंड 2001 में इन्होंने एक और इंडेक्स लॉन्च किया था, उसको बोलते हैं डॉलेक्स 30, डॉलेक्स 30। तो यहाँ पे ये क्या है, डॉलर लिंक वर्जन है, डॉलर लिंक वर्जन है सेंसेक्स का, ठीक है, कि डॉलर्स में उसका मतलब सारा लिंक करने के बाद इन्होंने ये सारी चीज की, राइट। तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने डिस्कस भी किया था कि 1960s में कैपिटल की बहुत ज़्यादा क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने स्पेशली इसकी क्या की, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की। 14 बैंक्स हमने डिस्कस किए थे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो गई थी, ठीक है। और डेवलपमेंट बैंक की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अभी जो क्रेडिट था वो सब्सिडाइज हो गया था, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए। तो इस वजह से जो कैपिटल मार्केट है, जैसे कैपिटल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया, निगलेक्ट किया गया, क्योंकि जनरली इन्होंने फोकस किसके ऊपर किया, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस ज़्यादा किया। और कैपिटल जो मार्केट है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया गया, कैपिटल मार्केट को निगलेक्ट किया गया। बट बाद में फिर से 1990s में कैपिटल मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया, फोकस किया गया। सो 1988 में सेबी की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आई वुड से सिक्योरिटीज, नॉट द स्टॉक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। सो 1988 में फॉर्मेशन की गई एंड 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी मींस अभी पार्लियामेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी थ्रू सेबी एक्ट, सेबी एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। और ये क्यों काफ़ी ज़्यादा पावर इसको किसके बेसिस पे देगी, किसकी रिकमेंडेशन पे इसको देगी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर। नरसिम्हन जो कमेटी थी 1992 की जो कमेटी थी, ठीक है, तो वहाँ पे इनको जो कमेटी फॉर्मेशन की थी उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर इसको काफ़ी ज़्यादा वाइडर पावर्स दी गई, स्पेशली इन दी कैपिटल मार्केट। नरसिम्हन कौन थे, वो 13th आरबीआई गवर्नर भी थे, ठीक है। सो यहाँ पे
जो सेबी की जब फॉर्मेशन होगी तो उससे पहले इस मार्केट को कौन देखता था सारी को? ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ इशू, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ इशू। तो इस ऑफिस को क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। अभी सेबी के पास सारी की सारी अथॉरिटी थी कि नए इश्यूज को उसने देखना है, इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटी है उसको देखना है, प्लस रेगुलेट करना है कैपिटल मार्केट को, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग को भी रेगुलेट किसने करना है? सारी की सारी सेबी ही उसको रेगुलेट करेगी। तो इसका सेबी का एक क्या बनाया गया था? बोर्ड बनाया गया, जिसमें क्या है, एक तो चेयरपर्सन हो गया, द चेयरमैन, और 8 उसके अलग क्या हो गए? मेंबर हो गए। 8 में से 4 क्या है? फुल टाइम मेंबर है, 4 है पार्ट टाइम मेंबर्स है। और सेबी के 20 डिपार्टमेंट्स हैं। 20 क्या है इसके? डिपार्टमेंट्स हैं। तो अभी इसकी जो पावर है वो क्या है? क्वासी लेजिस्लेटिव। क्वासी मीन्स जो सेमी आप बोल सकते हो, क्वासी लेजिस्लेटिव। ये क्या करता है? रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और बहुत सारी रूलिंग्स ऑर्डर भी पास करता है सेबी, ठीक है। अगर सेबी ने कोई डिसीजन दिया तो उसके बाद कोई बंदा अपील कर सकता है सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल में। सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल, सैट इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको अपील की जाती है। तो इस बोर्ड को या ट्रिब्यूनल को जनरली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जनरली जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, स्पेशली हाई कोर्ट के, उनको वो क्या करते हैं? हेड करते हैं। सेकंड अपील, अगर यहाँ पे भी किसी ने अपील करनी हो तो इसके बाद वो कहाँ पे अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी वो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं? जाके अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। सो एक तो ये चीज हो गई। देखो, एक तो हो गया हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बिना भी हमारे क्या है? कमोडिटी एक्सचेंज भी है। कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी, यहाँ पे देखो, एक हमने डिस्कस किया स्टॉक, वहां पे सेल परचेज किसका होता? स्टॉक का। बट यहाँ पे जो सेल परचेज किसका होगा? वो होगा कमोडिटी का सेल और परचेज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। अलग अलग जो प्राइस है वो डिस्कवर करते हैं। प्राइमरी गुड्स होती हैं यहाँ पे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, उन सभी की क्या होती है? सेल एंड परचेज होती है। तो दो तरह की जो कमोडिटी एक्सचेंज यहाँ पे है, एक है MCX, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। नेक्स्ट है NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां पे क्या है? सबसे पहले तो एक्सचेंज क्यों एस्टेब्लिश की? एक तो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है। प्लस फार्मर्स को जो बाकी को क्या बेनिफिट होता है? हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को अवॉइड करना, रिस्क को अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी फार्मर्स को लग रहा है कि अगर मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करूँगा तो आगे जाके हो सकता है वो सेल ही ना हो, या बहुत कम दाम पे सेल हो। तो हेजिंग का मतलब क्या है कि एक तरह ना सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया पहले, एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने अभी डिसाइड कर लिया कि इसका क्या होगा, इतनी क्वांटिटी होगी और इतना, मतलब पर क्विंटल, फॉर एग्जांपल पर क्विंटल उसका ये रेट होगा। तो अभी से आपने डिसाइड कर लिया, अभी से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया
कि मैं आपको डिलीवर करूंगा इतनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट सर्टेन डेट फॉर अ सर्टेन और फॉर अ स्पेसिफाइड प्राइस। ठीक है, तो अभी हेज कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, हेज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा क्या होता है, बेनिफिट होता है कमोडिटी एक्सचेंज। अभी कमोडिटी एक्सचेंज में ना दो तरह के एक्सचेंज मतलब आते हैं। एक होता है स्पॉट एक्सचेंज कि ऑन द स्पॉट, ठीक है, आप ये सारा एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। और एक होता है कि डेरिवेटिव एक्सचेंज होता है, स्पॉट एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। डेरिवेटिव, ठीक है, एक इसमें हो गया कि आप फ्यूचर में ये सारा क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सारा ये कर लिया आपने, एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल एक्सचेंज भी होगा, डेरिवेटिव भी। डेरिवेटिव मतलब अभी ये डिराइव कर रहा है, अभी सारा कुछ आगे जाके वो देखेंगे। तो पहले ये सारा जो कंट्रोल था, ये सारे का सारा जो कंट्रोल था पहले सेबी के पास नहीं था, राइट। और बाद में जाके सेबी के पास इनका कंट्रोल आया। सो जितना भी ये कंट्रोल था इन मार्केट का, ठीक है, वो पहले सेबी के पास नहीं था, ठीक है। सो जो स्पॉट एक्सचेंज का जितना भी कंट्रोल था वो किसके पास था, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के पास, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, NSEL के पास, ठीक है। तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 2005 में, ठीक है, 2005 में। यहाँ पे क्या था बेसिकली, जो NSEL है ये, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी आफ्टर रंगाराजन कमेटी के बाद, रंगाराजन कमेटी के बाद, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, प्राइवेट एंटिटीज इसको कंट्रोल कर रही थी। एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रुप था, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रुप था, और इसको कंट्रोल कर रहा था जिग्नेश शाह, ठीक है, शाह। यहाँ पे आपको समझ लो कि गुजराती, ठीक है, इसको ये क्या कर रहे थे, जो कंट्रोल कर रहे थे, जिग्नेश शाह। तो इसने इसको जो NSEL है, इसको बहुत सारी एग्जाम्पशंस भी मिल रखी थी, एग्जाम्पशन भी मिल रखी थी इसको सेक्शन 27 के अंडर, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड समझ लो कि अभी फ्यूचर की वो जनरली जो बात कर रहे हैं कि अभी उनके पास किसी के पास पैसा नहीं है, आई वुड से कि ना ही कोई प्रोडक्शन हो रखी है अभी, ठीक है। तो वो सारा आगे की वो बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसके अंडर काफी ज्यादा इनको क्या मिल गई थी, एग्जाम्पशन मिल रखी थी, ठीक है। 2005 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 2008 में 7-8 में इन्होंने अपनी जो ऑपरेशंस थे उसको स्टार्ट किया था। अभी जिग्नेश शाह ने यहाँ पे बहुत सारा बड़ा एक क्या किया, स्कैम किया। वो स्कैम क्या था, देखो, इसने कमोडिटीज, इसने बोला कि जो कमोडिटीज हैं वो कहाँ पे पड़ी है, मेरे वेयर हाउस में पड़ी है। वेयर हाउस में इसने बोला कि बहुत सारी मेरे पास कमोडिटीज पड़ी हैं, और क्या होता था, इनकी रिसीट्स होती थी, रिसीट्स, ठीक है। ये रिसीट्स किसके पास ले जाता था, ये बैंक के पास ले गया। बैंक के पास बोला कि मेरे पास ये कमोडिटी पड़ी है, ठीक है, और मेरे को इतना इसमें बेनिफिट होगा, मेरे को इसके लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए, मैं और भी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें बैंक को ये था भी, ठीक है, इसके पास वेयर हाउस में इतना सामान पड़ा है, सो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इन्होंने ऐसे करते करते अराउंड 5600 करोड़ का क्या ले लिया, लोन इकट्ठा कर लिया। 1700 बंदों ने क्या की यहाँ पे, 1700 जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई और 5500 करोड़ 5600 करोड़ का इन्होंने ये सारा जो लोन यहाँ पे रेज कर लिया। बट ये जो रिसीट्स थी,
ये सारी क्या थी, फेक थी, फेक रिसीट्स थी। वेयर हाउस में इनका इतना सामान नहीं था, वेयर हाउस में इनका कुछ होता ही नहीं था, और ये फेक क्या बना रहे थे ये सारा। तो फाइनली तो ये स्कैम बाद में 2013 में ये सारा डिस्क्लोज हो गया, और फाइनली ठीक है 2013 में इसको बंद कर दिया गया, NSEL को बंद कर दिया गया। 2011 में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि तब ना हमने एक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बनाई थी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बनाई थी, FMC। इसमें 3 मेंबर थे। इनको भी स्कैम के बारे में पता चलना स्टार्ट लग गया, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शो कॉज नोटिस भी भेजे थे, बट फाइनली डिस्क्लोज होते होते पता चला कि ये सारा क्या था, स्कैम था। तो 2013 में FMC को मर्ज कर दिया गया विद सेबी, कि सेबी ही कंट्रोल करे, क्योंकि FMC देखो ब्रोकर्स के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं था। ब्रोकर्स के ऊपर कंट्रोल किसका था, सेबी का। तो ये शो कॉस्ट नोटिस तो इनको भेजते भी थे, बट ये कोई मतलब इनका रिप्लाई नहीं करते थे। तो फाइनली जो FSL RC थी, इनकी रिकमेंडेशन, ठीक है, ये क्या थी, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ये एक कमीशन बनाई गई थी 2011 में, ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट दी 2013 में, और इन्होंने एनालाइज किया था भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो इन्होंने ये रेकमेंड किया था कि जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है इनको मर्ज कर दिया जाए विद सेबी, क्योंकि सेबी के पास सारा क्या है, कंट्रोल भी है, सेबी के पास एक्सपर्टीज भी है, स्टैट्यूटरी पावर भी है। तो सेबी जो स्पॉट एक्सचेंज है इसको भी कौन देखे, सेबी ही देखे, ठीक है। सो ये कुछ क्या किए गए, जो रिफॉर्म्स किए गए, प्लस सेबी ने बाद में कोई काफ़ी चेंजेस भी लेके आई। सेबी ने अलाउ कर दिया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बी इट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब अब काफ़ी सारे जो पोर्टफोलियोज में क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर हम FDI की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन दोनों में माइनर एक डिफरेंस होता है। FDI में क्या होता है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो डे टू डे ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट करता है कंपनी की। बट यहाँ पे FPI में ऐसा नहीं होता। FPI में वो इन्वेस्टमेंट तो करता है शेयर में, बट उसके पास कोई मैनेजमेंट या ऑपरेशंस का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, स्पेशली जो पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी पर्सन को, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर होना पड़ता है अंडर सेबी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, ये अंडर सेबी इसको रजिस्टर होना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो प्रिस्क्राइब कर रखी है हर एक सेक्टर के लिए, कि किस किस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ऑटोमेटिक रूट क्या है और बाकी के रूट्स क्या हैं, ये हम इस टॉपिक में सारा ये डिस्कस करेंगे जब हम FDI FPI और उसमें कौन कौन से रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ हम उसको रिलेट करके ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे साथ क्या कर लेना, क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। तो ये थी आपकी कैपिटल मार्केट, ठीक है, और कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ हमने इन्वेस्टमेंट, सेविंग और कैपिटल के बारे में पढ़ा। फाइनेंशियल मार्केट में मैंने आपको बताया कि मनी मार्केट होती है और जो कैपिटल मार्केट है, ये दो तरह की हमने मार्केट जो पढ़ी है, ठीक है। और जो कैपिटल
मार्केट में दो तरह की टाइप्स देखी, ठीक है। मनी मार्केट के बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। और कैपिटल मार्केट के कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मल्टी कमोडिटी जो एक्सचेंज है, या जो NCDEX के बारे में पढ़ा, ठीक है। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में मैंने आपको बताया कि सेबी और जो ये स्कैम हुआ है, और उसके बाद जो फाइनली FMC का जो मर्जर हुआ है सेबी के साथ। तो ये टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है देन यू कैन क्लैरिफाई।